हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में भौतिकी के काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे जो फाइनल बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, और साथ में हम आपको लाइव प्रूफ भी देंगे कि कौन प्रश्न कितना बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो ये सभी प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, और इन सभी प्रश्नों को अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो आपका 10 नंबर पक्का हो जाएगा। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि विभवांतर का एसआई मात्रक है। यहाँ पे आपको बताना है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, और ये प्रश्न 2015 में, 2016 में, 2018 में, 2020 में और 2021 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, और वोल्ट को भी से सूचित करते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, इसे भी साथ में आपको याद रखना है। और विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। और विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 2 नंबर प्रश्न है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, और ये प्रश्न 2012 में, 2014 में, 2019 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, तो जनित्र कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, और ये प्रश्न 2016 में और 2021 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, और ये प्रश्न 2012 में, 2015 में और 2015 में, 2020 में और 2021 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो 2 ही नियम होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 5 नंबर प्रश्न है कि अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है, और ये प्रश्न 2013 में, 2020 में और 2021 के प्रथम पाली में और 2021 के द्वितीय पाली में पूछा गया है। तो यहाँ पे आवर्धन m किसके बराबर होता है, तो v/u के बराबर होता है, और जो आवर्धन होता है इसका कोई भी एसआई मात्रक नहीं होता है, ये मात्रक विहीन होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और आवर्धन को m से सूचित किया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, और ये प्रश्न 2015 में, 2019 में और 2021 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, तो साइन आई बटा साइन आर होता है, और इसे स्नेल का नियम भी बोला जाता है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8789307304। इस पे आपको बोलना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। अगर आप लोग ग्रुप में जुड़ जाइएगा, तो आप लोग को ऑनलाइन टेस्ट देने को मिलेगा, और क्लास का लिंक मिलेगा, और पीडीएफ और नोट्स बिल्कुल आपको फ्री में मिलेगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पे कार्य करता है, और ये प्रश्न 2011 में, 2014 में, 2015 में, 2016 में, 2019 में और 2021 में पूछा गया है।
तो विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो ऊष्मीय सिद्धांत पे कार्य करता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो विद्युत फ्यूज होता है इसका जो प्रतिरोध होता है वो अधिक होता है और इसका गलनांक कम होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, और ये प्रश्न 2016 में और 2020 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो दिष्ट धारा प्राप्त होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा और दिष्ट धारा का मान नहीं बदलता है और प्रत्यावर्ती धारा का मान बदलते रहता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, और ये प्रश्न 2014 में और 2019 में पूछा गया है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया था, तो माइकल फैराडे ने किया था। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि विद्युत चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था, तो ओस्टर्ड ने किया था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि धारा मापने के यंत्र को कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि धारा मापने के यंत्र को कहते हैं, और ये प्रश्न 2012 में, 2014 में, 2015 में और 2017 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि धारा मापने के यंत्र को कहते हैं, तो आमीटर या एमीटर कहते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, और ये प्रश्न 2014 में और 2021 में पूछा गया है। तो इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब आवेश होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पे धन आवेश होता है, और न्यूट्रॉन पे कोई भी आवेश नहीं होता है, ये आवेशहीन होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, और ये प्रश्न 2015 में और 2017 में पूछा गया है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ओम मीटर होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, और ये प्रश्न 2016 में और 2021 में पूछा गया है। तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहते हैं। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है, और ये प्रश्न 2013 में और 2013 के कंपार्टमेंट परीक्षा में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है, तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, वाट होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि हजामत बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, और ये प्रश्न 2015 में, 2016 में और 2021 में पूछा गया है। तो हजामत बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो अवतल दर्पण होता है ये बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और मोटर गाड़ी में साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न
प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान। यहाँ पे आपको बताना है कि लघु पतन के समय विद्युत परिपथ में धारा का मान, और ये प्रश्न 2012 में और 2018 में पूछा गया है। तो लघु पतन के समय विद्युत परिपथ में धारा का मान बहुत अधिक ही बढ़ जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये प्रश्न 2013 में, 2014 में और 2021 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है। तो रेटिना या दृष्टि पटल पर बनाता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है। और ये प्रश्न 2011 में, 2016 में, 2020 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है। तो अवतल लेंस का प्रयोग होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णित करता है। यहाँ पे आपको बताना है कि वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक प्रकीर्णित होता है। और ये प्रश्न 2019 में, 2020 में पूछा गया है। तो किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, तो नीला रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। इसीलिए जो हमारा आकाश होता है वो नीला दिखाई देता है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें से कौन सा पदार्थ हम लेंस बनाने में प्रयोग नहीं करते हैं। तो मिट्टी का प्रयोग नहीं करते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा। यहाँ पे आपको बताना है कि समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है। और ये प्रश्न 2015 में और 2016 में पूछा गया है। तो समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और जो अवतल दर्पण होता है उसमें वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को दर्शाता है। और ये प्रश्न 2019 में और 2021 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन को प्रदर्शित करता है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि किलोवाट घंटा मात्रक है। और ये प्रश्न 2019 में और 2021 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि किलोवाट घंटा मात्रक है। तो किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है, तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है, और विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि विद्युत बल्ब में फिलामेंट बना होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत बल्ब में जो फिलामेंट होता है ये किसका बना होता है। और ये प्रश्न 2013 में और 2021 में पूछा गया है। तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरा जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25
25 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, और ये प्रश्न 2020 में और 2021 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। तो जो चांदी होता है ये विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, और ये प्रश्न 2019 में और 2021 में पूछा गया है। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और वोल्ट किसका एसआई मात्रक होता है, तो विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर का होता है। और प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, और विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, और ये प्रश्न 2019 में और 2020 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है, और जो सिलिकॉन होता है ये अर्धचालक होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि 1 किलोवाट बराबर होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि 1 किलोवाट बराबर होता है। तो 1 किलोवाट किसके बराबर होता है, तो 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए कम से कम। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये प्रश्न 2014 में और 2019 में पूछा गया है। और पवनों का देश किसे कहते हैं, तो डेनमार्क को कहते हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, और ये प्रश्न 2018 में और 2021 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 31 नंबर प्रश्न है कि सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होता है तो 25 सेंटीमीटर होता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये प्रश्न 2012 में और 2014 में पूछा गया है। और ये सभी प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं। अगर इन प्रश्नों को आप लोग याद कर लेते हैं तो 10 नंबर आपका पक्का हो जाएगा, ये हमारा गारंटी है। तो वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और क्लास का एक बार टाइमिंग समझ लीजिए, सुबह 5:30 बजे एक क्लास होता है, और दिन में 1:30 बजे क्लास होता है, और शाम में 6 बजे क्लास होता है। और यहाँ पर देखिए जो 6 बजे क्लास होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसमें मॉडल पेपर पढ़ाई होता है। और यहाँ पर देखिए जो 8 बजे क्लास होता है वो रिवीजन क्लास होता है। तो जरूर आप लोग इन क्लासों को कीजिए। तो जो अब अगला क्लास होगा वो 6 बजे होगा, तो 6 बजे आप लोग हमसे जरूर जुड़िएगा। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8789307304। इस पे आपको बोलना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। अगर एक बार आप लोग ग्रुप में जुड़ जाइएगा तो आपको जो ऑनलाइन टेस्ट होता है बिल्कुल आप लोग फ्री में दे सकते हैं। नोट्स और पीडीएफ बिल्कुल आपको फ्री में मिलेगा, और जो क्लास का लिंक होता है वो भी आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा। तो आप लोग जरूर जुड़िए। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है। ए ऑप्शन है दही में, बी ऑप्शन है इमली में, सी ऑप्शन है सिरका में, डी ऑप्शन है टमाटर में। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।